कहते हैं कि सत्ता में कोई किसी का परमानेंट दुश्मन नहीं होता और ना ही कोई किसी का सगा। महाराष्ट्र की सियासत ने एक बार फिर राजनीति के इस कड़वे सच को साबित कर दिया। शरद पवार को अपने ही भतीजे से दोबारा चुनौती मिल जाएगी, ये उन्होंने शायद ही सोचा होगा। आज ये स्थिति है कि शरद पवार को खुद कहना पड़ रहा है कि वो ही अपनी पार्टी के सबसे भरोसेमंद चेहरे हैं। चेहरा कुठला पक्ष? भविष्य काळासाठी तुमच्या पक्षाचा आश्वासक चेहरा कुठला? शरद पवार। शरद पवार से जब पूछा गया कि उनकी पार्टी में सबसे भरोसेमंद कौन है, तो उन्होंने खुद हाथ उठाया और अपना नाम लिया। शरद पवार। राजनीति के चाणक्य माने जाने वाले शरद पवार की ये स्थिति आएगी, ये खुद उन्होंने भी नहीं सोचा होगा। जिस शरद पवार के साथ एक वक्त में उनके करीबी माने जाने वाले नेता खड़े होते थे, आज वो पवार से अलग बीजेपी के साथ खड़े हैं। अजित पवार के डिप्टी सीएम बनने के बाद जब शरद पवार प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए सामने आए तो उनके चेहरे पर उदासी साफ दिख रही थी। भतीजे से मिली बगावत का दर्द साफ झलक रहा था। 4 साल के अंदर भतीजे पवार ने दूसरी बार चाचा पवार के साथ बगावत की है। नवंबर 2019 में अजित पवार बीजेपी के साथ आ गए थे और डिप्टी सीएम पद की शपथ ली थी। उस बगावत के बाद चाचा ने वापस से अजित पवार पर भरोसा किया था, लेकिन रविवार को अचानक से एक बार फिर अजित पवार ने अपने चाचा का साथ छोड़ दिया और बीजेपी के साथ आ गए और डिप्टी सीएम बन बैठे। अजित पवार ने न सिर्फ बगावत की, बल्कि अब तो पार्टी पर दावेदारी ठोकने की तैयारी कर रहे हैं। अपने भतीजे से मिली चुनौती को शरद पवार ने डकैती करार दे दिया। पूरे विधायक हमारे साथ है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हमारे साथ है, बाकी के पार्टी के वर्कर हमारे साथ है। इसीलिए आज मैंने डिप्टी चीफ मिनिस्टरशिप का ओथ दी। ये राहुल है। अजित पवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक चौंकाने वाला दावा किया। अजित पवार ने कहा कि वो सबके आशीर्वाद के कारण ही डिप्टी सीएम बने। सबके आशीर्वाद? इस पर शरद पवार ने साफ कर दिया कि वो अपनी पार्टी को बचाने के लिए लोगों के बीच जाएंगे। हमारे साथ सभी विधायक है और हमारे साथ सभी पार्टी के लीडर है, सभी का हमें आशीर्वाद है। नंबर आपको नंबर सभी मगर फफूल पटेल एंड तस्करे, ये दोनों को मैंने अपॉइंट किया था जनरल सेक्रेटरी, और जनरल सेक्रेटरी ने प्रेसिडेंट की जो गाइडलाइन होती है वो छोड़कर कोई गलत कदम उठाया तो ठीक नहीं, इस पद पर रहने का उनका अधिकार नहीं है। अजित पवार के बागी तेवर राउंड 2 की शुरुआत वैसे तो मई के महीने में हुई थी, जब शरद पवार ने अध्यक्ष पद से इस्तीफे की पेशकश की थी। उस दौरान चर्चा थी कि अजित पवार को पार्टी अध्यक्ष बनाया जा सकता है, लेकिन अजित पवार की उम्मीदों पर शरद पवार ने तब पानी फेर दिया जब उन्होंने अपना इस्तीफा वापस ले लिया था। इसके बाद पिछले महीने ही शरद पवार ने अजित पवार को एक और झटका देते हुए अपनी बेटी सुप्रिया सुले और प्रफुल्ल पटेल को कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया। अजित पवार को ना तो पार्टी अध्यक्ष का पद मिला और ना ही कार्यकारी अध्यक्ष का पद। शायद यही वजह रही होगी कि अजित पवार अपने चाचा को सबक सिखाने में जुट गए थे। Who says he's not happy? Has anybody asked him? There are reports, ma'am. Reports, no. Report is gossip. What is reality? It's different. Of course it's different. सुप्रिया सुले से करीब 20 दिन पहले पत्रकारों ने अजित पवार की नाराजगी की बात पूछी थी, तो उन्होंने इनकार कर दिया था। लेकिन हकीकत तो यही थी कि अजित पवार नाराज थे और बड़ी प्लानिंग कर रहे थे, जिसे शरद पवार समझ पाने में पूरी तरह से नाकाम रहे। हालांकि अब भी पवार के करीबी नेता मान रहे हैं कि शरद पवार का मतलब ही एनसीपी है। पार्टी मतलब शरद पवार, पार्टी कोई दूसरे की नहीं है। पार्टी मतलब शरद पवार, वो घड़ी मतलब शरद पवार, वो झंडा मतलब शरद पवार, वो जिसके साथ है उसके साथ पार्टी है। 2 महीने पहले शरद पवार ने जिस रोटी पलटने की बात कही थी, वो रोटी तो भतीजे ने ही पलट दी। हालांकि अब शरद पवार भले ही अकेले दिख रहे हों, लेकिन पवार के दिमाग में कुछ ना कुछ ऐसा जरूर चल रहा होगा जो महाराष्ट्र में नया सस्पेंस ला सकता है। मुंबई से अश्विनी पांडे और अंकुर त्यागी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
और शरद पवार की बेटी सांसद सुप्रिया सुले ने भी अपने पिता का वही बयान शेयर किया है जिसमें शरद पवार ये कह रहे हैं कि वो अकेले एनसीपी के सबसे वफादार हैं। सुप्रिया सुले ने ट्वीट में सिर्फ एक शब्द लिखा है और वो शब्द है इंस्पिरेशन, मतलब प्रेरणा। सुप्रिया सुले का इशारा उन बचे एनसीपी विधायकों और नेताओं की ओर है जो अब शरद पवार के साथ खड़े हैं। तो शरद पवार अब आगे क्या रणनीति अख्तियार करेंगे, क्या रणनीति बनाएंगे, वो अपने समर्थकों के साथ ये मिलकर तय करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि 5 जुलाई को एनसीपी अध्यक्ष ने अपने समर्थक नेताओं की बैठक बुलाई है। ये बैठक मुंबई के वाईबी चौहान सेंटर में बुलाई गई है। वाईबी चौहान सेंटर में ही मई में शरद पवार ने अपने इस्तीफे का ऐलान भी किया था और वहीं पर उन्होंने अपना इस्तीफा वापस लेने का ऐलान भी किया था। अब माना जा रहा है कि शरद पवार मुंबई की उसी बिल्डिंग से अपनी पार्टी के लिए नई रणनीति बनाने की कोशिश करेंगे। 5 तारीख तय हो गई है, 5 जुलाई को उन्होंने अपने समर्थकों की बैठक बुलाई है। और मुंबई से इस वक्त हमारे संवाददाता अश्विन पांडे हमें ज्वाइन कर रहे हैं, सीधा उनकी तरफ हम रुख करेंगे और साथ ही अंकुर त्यागी भी इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं, उनकी तरफ भी चलेंगे। लेकिन सबसे पहले अश्विन, आपसे जानना चाहते हैं एनसीपी की रणनीति क्या है, 5 तारीख को स्पष्ट होगा? जी बिल्कुल, देखिए शरद पवार ने खुद अपने बयान में कहा था कि अगले 2 से 3 दिनों में उन लोगों को मौका दिया जा रहा है जो अजित पवार के साथ गए हैं, यानी कि उन्हें आने की एक तरह से जो उम्मीद है कि वापस होंगे जैसा 2019 में हुआ था। तो एक तरह से 2-3 दिनों का जो वक्त है वो 5 तारीख को जो है समाप्त होगा और उसी दिन ये बैठक होगी और उस बैठक में बहुत सी चीज़ें सामने आएंगी कि आखिरकार किस तरह की रणनीति होगी। शरद पवार लगातार ये कहते भी रहे हैं कि ये कोई पहला वाकया नहीं है जब वो इस तरह की स्थिति को देख रहे हैं, इसके पहले भी वो इस तरह की स्थिति से गुजरे हैं और उन्होंने पार्टी को खड़ा किया है। तो एक बार फिर से वो यहाँ पर अपना हुंकार भरेंगे और पार्टी के कार्यकर्ताओं और जो उनके विधायक अभी जो उनके साथ मौजूद हैं, जो पार्टी के नेता हैं, उन्हें फिर से एक बार दमखम दिखाने के लिए कहेंगे ताकि जनता के बीच जाकर वो अपनी बातों को रख सके। क्योंकि करीब अब 15 महीने और बचे हैं महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के, करीब साल भर से भी कम वक्त बचा है लोकसभा चुनाव को लेकर। तो ये तैयारियां अभी से करनी बेहद ज़रूरी होंगी एनसीपी के लिए और उसी के लिए ये एक तरह से रणनीति बनाई गई है और 5 तारीख को उसमें बहुत कुछ चीज़ें जो है कार्यकर्ताओं नेताओं के सामने रखी जाएंगी ताकि वो फिर से जोश खरोश के साथ आगे बढ़ सकें। और सबसे महत्वपूर्ण ये होगा कि जो 2 से 3 दिनों की बात लगातार शरद पवार कह रहे हैं कि 2 से 3 दिनों में बहुत सी चीज़ें साफ होंगी। जो लोग गए हैं उनके आने की जो बात है वो उन्होंने क्लियर किया है कि वो 2 से 3 दिनों में आ सकते हैं। तो देखना होगा कि क्या सचमुच में जो दावा शरद पवार की तरफ से किया जा रहा है कि कुछ लोग आ सकते हैं वो आते भी हैं या नहीं। वहीं अजित पवार की तरफ से कहा जा रहा है कि पूरी की पूरी पार्टी उनके साथ है। कुछ देर पहले जब गिरीश महाजन से हमारी बातचीत हो रही थी उन्होंने कहा कि 30 लोग जो है अजित पवार के साथ आए हैं। अजित पवार की तरह खेमे से दावा किया गया कि 40 से ज़्यादा लोग उनके साथ आए हैं। तो ये अगले 2 से 3 दिनों में स्थितियां बहुत सी जो है साफ होंगी। अगले 2 दिन में स्थितियां क्लियर हो जाएंगी और हो जानी चाहिए, क्योंकि आगे भविष्य एनसीपी का किस तरह से होगा, आगे से इसकी रणनीति भी बनानी है। शरद पवार और सुप्रिया सुले अलग होंगे, क्या वो धड़ा अलग हो जाएगा, ये कई इस तरह के सवाल हैं। या फिर अंकुर त्यागी, जो आप कुछ देर पहले बता रहे थे कि विश्वास नहीं होता कि पर्दे के पीछे कुछ ना चल रहा हो, तो क्या इस सिचुएशन में, जबकि बहुत स्पष्टता के साथ शरद पवार ने यह कहा कि मुझे सबसे ज्यादा विश्वास केवल एक नाम पर है और वो शरद पवार का खुद का है, ये स्थिति एक तरफ अगर शरद पवार कह रहे हैं और फिर भी क्या आपको लगता है कि पर्दे के पीछे कुछ और चल रहा है? देखिए, राजनीति में और खासतौर पर एनसीपी की राजनीति में अगर आप शरद पवार का कद देखेंगे तो आधार स्तंभ हैं, उनके इर्द गिर्द ही राजनीति घटती है। मैं सिर्फ एनसीपी की बात नहीं करता हूं बल्कि महाराष्ट्र की राजनीति की बात करता हूं। लेकिन एक फैक्टर है जिसको हमें सबको ध्यान रखना होगा कि जो शरद पवार हैं उनकी सेहत और उनकी बढ़ती हुई उम्र, 80 साल से ज्यादा की उम्र हो चुकी है, सेहत में लगातार गिरावट है। कई बार हम देखते हैं उनकी सेहत को लेकर खबरें आती रहती हैं। अब यहां से एक लड़ाई लड़ना, वो जो बात कर रहे हैं जब 90 का दशक था, जब उन्होंने कांग्रेस से अलग होकर एक नई पार्टी बनाई, एक नई विचारधारा के साथ महाराष्ट्र ही नहीं राष्ट्र की राजनीति में अपनी जगह बनाई, वो एक अलग दौर था। लेकिन आज जब हम बात कर रहे हैं तो जो शरद पवार हैं उनकी अपनी एक उम्र है, उसको हमें यकीनन तौर पर ध्यान रखना होगा। दूसरा, घटनाक्रम बहुत तेजी से घट रहा है और जिस
मैं आपको पहले क्रम बताना चाहता हूं। कल पहले कांग्रेस की एक मीटिंग होने वाली है। मन से राज ठाकरे वो खुद अपने पदाधिकारियों के साथ एक मीटिंग करने वाले हैं, क्योंकि उनका भी अब अस्तित्व कहां है, वो महाराष्ट्र की राजनीति में कहां जगह रखते हैं, उनको तलाशना होगा। मंगलवार को शिवसेना यानी उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना है उसकी और उसके पदाधिकारियों की उद्धव ठाकरे के साथ एक मीटिंग होने वाली है। वो अब उनका भी है, क्योंकि एमवीए में जो 3 दिन तक हैं, यकीनी तौर पर तो ये कई जो बैठकें हैं वही आगे भविष्य की रणनीति तय करेंगी और अगले 2-3 दिन में ही सब कुछ तय होना है। आप दोनों हमारे साथ बने रहिए, लेकिन सवाल इस बीच ये जरूर उठ रहा है कि क्या शरद पवार अपने भतीजे की बगावत को समझने में नाकाम रहे, क्योंकि अजित पवार ने ऐसा पहली बार नहीं किया, उन्होंने दूसरी बार बगावत की है। 2019 में भी अजित पवार बागी हुए थे, तब उनके साथ काफी सारे विधायकों की जाने की खबर आई थी कि कई विधायक उनके साथ चले गए हैं। अजित पवार और विधायकों को वापस लाने के लिए शरद पवार को उस वक्त जोर आजमाइश करनी पड़ी थी। बहुत मुश्किलों के बाद गुरुग्राम तक गए विधायक पार्टी में वापस लौटे थे। इस बार एनसीपी में फूट तब पड़ी है जब शरद पवार पटना में विपक्षी एकता की बैठक में पहुंचे थे, जिसमें उनके साथ उनकी बेटी और कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रिया सुले भी पहुंची थी। इस दौरान अजित पवार ने 17 जून को पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की तारीफ की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी नेहरू और इंदिरा जैसे करिश्माई नेता हैं। अजित पवार ने अप्रैल में भी पीएम की तारीफ की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि 2 सांसदों वाली बीजेपी मोदी की वजह से ही 2014 और 2019 में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बना पाई। अजित पवार अपने हाव भाव से बगावत का इशारा तो दे रहे थे, संकेत तो दे रहे थे, जिसे शायद शरद पवार पढ़ नहीं सके। महाराष्ट्र में राजनीतिक भूचाल, चाचा भतीजे के रिश्ते पर भारी पड़ी सत्ता, कुर्सी पर काबिज होने पर मची सियासी रात। अजित अनंतराव पवार। महाराष्ट्र की राजनीति में ये जो इतना बड़ा भूचाल आया है, इसके बाद बहुत सारे सत्ता से जुड़े बदलाव होंगे, और जो बदलाव सबसे बड़ा है कि चाचा शरद पवार की पार्टी उनके भतीजे अजित पवार के एक फैसले से टूट गई है। अजित पवार ने राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले अपने चाचा यानी शरद पवार को एक बड़ा झटका दिया है। शरद पवार ने महाराष्ट्र सरकार में आज डिप्टी सीएम पद की शपथ ली। अजित पवार पिछले कुछ समय से सियासी रुख बदलने का इशारा भी कर रहे थे, लेकिन जब चाचा शरद पवार ने एनसीपी के अध्यक्ष पद छोड़ने का ऐलान कर दिया और इस मुद्दे पर एक प्रकार से वो मौन रहे, तो समझिए ये एक तरीके से तय हो गया कि अब उनका उतना कंट्रोल नहीं रह गया है। और फिर जब शरद पवार ने एनसीपी को मजबूत बनाने के लिए अपनी बेटी सुप्रिया सुले और प्रफुल्ल पटेल को महत्व दिया, तो एक तरीके से तस्वीर पूरी तरह से साफ हो गई थी कि बगावत की तारीख जल्द ही आने वाली है, और आज वो आ ही गई। हमने सबने मिलके ये डिसीजन लिया है, पार्टी के नाते हमने ये डिसीजन लिया है, और ये होते हुए पूरे विधायक हमारे साथ है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हमारे साथ है, बाकी के पार्टी के वर्कर हमारे साथ है। इसीलिए आज मैंने डिप्टी चीफ मिनिस्टरशिप का ओथ ली। ये बगावत कितनी बड़ी है और कितनी मजबूत है, इसका सबूत सबको तब मिला जब कई बड़े चेहरों के साथ अजित पवार शिंदे सरकार में शामिल हो गए। खैर, अब इन सियासी बातों से जरा हटकर पवार परिवार की कहानी पर आते हैं। अजित पवार की बगावत के वक्त शरद पवार का जिक्र न हो, ऐसा होना नामुमकिन है। शरद पवार न सिर्फ अजित पवार के चाचा हैं, बल्कि उनके राजनीतिक गुरु भी हैं। ऐसा कहते हैं कि जब महाराष्ट्र की सियासत में शरद पवार का कद बढ़ने लगा, तो अजित पवार अपने चाचा के साथ मुंबई में रहने लगे और उनकी छत्रछाया में ही सियासत की ABCD सीखने लगे। लेकिन फिर बदलते वक्त के साथ चाचा भतीजे के रिश्तों की चर्चा महाराष्ट्र के सियासी गलियारों में गूंजने लगी। कई बार इनके आपसी विवाद खुलकर सामने आए, तो कई बार चाचा भतीजे की जुगलबंदी के आगे विरोधियों को मात खानी पड़ी। बात साल 2004 की है। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव हुए तो एनसीपी सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरी। एनसीपी को 71 जबकि कांग्रेस को 69 सीटें मिली। अजित पवार को लगा कि उनके चाचा इस बार उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठा देंगे, लेकिन पवार ने भतीजे को सीएम बनाने की जगह कांग्रेस को मुख्यमंत्री पद का ऑफर दे दिया। ये बात अजित पवार को रास नहीं आई। 2004 में चाचा की वजह से मुख्यमंत्री पद से चूकने वाले अजित पवार ने शरद पवार के फैसले को गलत बताया था। अजित पवार ने कहा था
2004 में मुख्यमंत्री का पद छोड़ना सबसे बड़ी गलती थी। किसी को मुख्यमंत्री बना देते तो काम चल जाता। फिर 2008 में जब शरद पवार ने छगन भुजबल को उप मुख्यमंत्री का पद दे दिया तो भी भतीजा खफा हो गया था। इसके बाद जब शरद पवार ने कांग्रेस और शिवसेना के साथ हाथ मिलाकर सरकार बनाने का फैसला लिया तो अजित पवार को यह सब रास नहीं आया था। इसकी एक बड़ी वजह यह भी थी कि बीजेपी के साथ शुरू से ही उनके अच्छे संबंध रहे हैं। शायद यही वजह है जब बीजेपी शिवसेना का गठबंधन टूटा तो अजित पवार ने देवेंद्र फडणवीस के साथ मिलकर सरकार बनाई और खुद उप मुख्यमंत्री बन गए। ये अलग बात है कि सरकार ज्यादा देर तक नहीं टिकी, लेकिन जब पार्टी की विरासत को अगली पीढ़ी को सौंपने का मौका आया तब शरद पवार ने सियासत में लंबे वक्त तक जमे भतीजे की जगह अपनी बेटी सुप्रिया सुले को तरजीह दी। पार्टी में फूट पड़ी तो शरद पवार ने इस्तीफा दे दिया। इसके बाद सबके कहने पर उसे वापस ले लिया। 10 जून को शरद पवार ने सुप्रिया सुले को कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया, लेकिन भतीजे को यह कहकर कोई भी जिम्मेदारी नहीं दी कि वो पहले से ही महाराष्ट्र की सियासत संभाल रहे हैं। ऐसे ही कई पर्सनल और सियासी सफर से गुजरते हुए चाचा भतीजे का ये रिश्ता आज इस मोड़ पर आ गया है जहां राजनीति के चाणक्य माने जाने वाले शरद पवार भतीजे की इस बात पर थोड़े मजबूर दिख रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। वहीं अब पार्टी के नेताओं की बगावत पर कार्यकर्ताओं का गुस्सा भी फूटा है। मुंबई में एनसीपी दफ्तर के अंदर कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया और यहां लगी अजित पवार और छगन भुजबल की तस्वीरों पर कालिख तक पोत दी। इतना ही नहीं, कार्यकर्ताओं ने इन नेताओं की तस्वीरों को पार्टी ऑफिस के बाहर निकाल दिया। दफ्तर की तस्वीरें हैं जहां पर फिलहाल जो कार्यकर्ता है वो बेहद ज्यादा आक्रामक हो चुके हैं और ये तस्वीरें हैं अजित पवार की जो कि इस कार्यालय में लगी थी। उन पे फिलहाल जो कार्यकर्ता है वो कालिख पोतते हुए नजर आ रहे हैं और एक हिसाब से जो आक्रोश है वो कार्यकर्ताओं द्वारा प्रदर्शित, तो जो नाराजगी है वो कार्यकर्ताओं द्वारा दिखने मिल रही है। ये दफ्तर के भीतर लगी हुई जो तस्वीर थी, ये छगन भुजबल की तस्वीर देख रहे हैं जिसके ऊपर कार्यकर्ताओं द्वारा कालिख पोती जा रही है। वहीं दूसरी ओर अजित पवार की तस्वीर है जिसके ऊपर जो कार्यकर्ता हैं वो ब्लैक पेंट लगा रहे हैं, यानी कि कालिख पोत रहे हैं। ये इस दफ्तर में लगे हुए जितनी तस्वीरें हैं उन्हें फिलहाल दफ्तर से निकाला जा रहा है, उन पर कालिख पोती जा रही है। कैमरा पर्सन रवि के साथ नीलेश शुक्ला, जी मीडिया, मुंबई। और आधिकारिक तौर पर भले नहीं कहा जा रहा, लेकिन एनसीपी 2 हिस्सों में बंट चुकी है। शरद पवार के सामने सबसे बड़ी चुनौती पार्टी और पार्टी के सिंबल को बचाने की है। ऐसा इसलिए क्योंकि अजित पवार का दावा है कि उनके साथ इस वक्त एनसीपी के 42 विधायक हैं, लेकिन पार्टी को अपने नाम करने के लिए उन्हें चुनाव आयोग के सामने अपनी दावेदारी भी पेश करनी पड़ेगी। उन्हें यह साबित करना पड़ेगा कि उनके पास असली एनसीपी है। अगर अजित पवार इसमें असफल रहे तो उन पर और उनके साथ मंत्री पद की शपथ लेने वाले एनसीपी के 8 विधायकों के सामने अयोग्य घोषित होने का खतरा भी पैदा हो जाएगा। इससे बचने के लिए अजित पवार के पास दल बदल विरोधी कानून के मुताबिक 2/3 विधायकों यानी कम से कम 36 विधायक का साथ होना ही चाहिए। लेकिन उम्मीद का दामन पकड़े शरद पवार बागियों को मनाने की कोशिश कर सकते हैं और अगर बागी नहीं माने तो अदालत ही दोनों पक्षों की आखिरी उम्मीद होगी। हालांकि नतीजा जो भी निकले, आने वाले दिनों में एनसीपी में खींचतान जारी रहेगी। और अश्विन पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अश्विन, अगली बैठक के बाद यह तय होगा कि मामला ऐसे ही सुलझ जाएगा, ये दल बदल वाला कानून प्रयोग करने की आवश्यकता पड़ेगी या फिर चीजें अदालत तक ले जानी पड़ेंगी और उससे वहीं से रास्ता निकलेगा? जी देखिए, 5 तारीख को जो बैठक होगी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी। आधिकारिक ट्विटर हैंडल से एनसीपी ने कुछ देर पहले ही ट्वीट किया कि सभी जिला अध्यक्षों को, साथ ही अलग अलग जो सेल हैं एनसीपी के, उन सभी सेल के नेताओं को जो है बुलाया गया है और उसमें ये सब कुछ तय होगा। और जाहिर है कि अगर इसमें असफलता मिलती है अजित पवार को तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा सेटबैक होगा अजित पवार के लिए भी और देवेंद्र फडणवीस के लिए भी, क्योंकि 2009 में भी यही स्थिति हुई थी, 19 में भी, कि जब फडणवीस के साथ अजित पवार ने सुबह सुबह शपथ लिया था और बाद में सब कुछ मामला फेल हो गया। नतीजा ये हुआ कि सरकार 80 घंटे के अंदर गिर गई।
तो हालांकि यहाँ पर सरकार को खतरा नहीं है, पहले से ही 168 का स्ट्रेंथ अभी भी एकनाथ शिंदे और फडणवीस के पास है, तो ऐसे में सरकार को कोई खतरा नहीं है। लेकिन छिछा लेदर जरूर होगी अगर इस पूरे प्रकरण में कहीं ना कहीं अजीत पवार का जो दाव है अगर ये फेल होता है तो। और अगर अजीत पवार के पास जितने नंबर्स हैं वो नहीं आते तो जाहिर है कि जिस तरह से हमने शिवसेना और का देखा एकनाथ शिंदे के साथ मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया था, तो यहाँ भी वो स्थिति बनेगी और मामला कोर्ट में जाएगा और उस पर सुनवाई और लंबी सुनवाई चलेगी, जैसा कि स्थिति रही है पिछले मामले में। हमने एक साल पहले की स्थिति बता रहे हैं। 30 जून को शपथ विधि का आयोजन किया गया था, तब एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस ने शपथ विधि ली थी और एक साल के ठीक बाद फिर से यही परिस्थिति लौट कर आई है और अब फिर मामला ये अदालत के अंदर जा सकता है। बिल्कुल अश्विन, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस पूरे अपडेट के लिए और जानकारी विस्तार से समझाने के लिए। उधर महाराष्ट्र के नए डिप्टी सीएम बने, डिप्टी सीएम की शपथ लेने वाले अजित पवार का अब स्वागत किया जा रहा है। इसकी भी तस्वीरें आई, कई बड़े नेता और उनके समर्थक उनका स्वागत कर रहे हैं, गुलदस्ते भेंट किए जा रहे हैं। इसकी तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। एक तरफ शरद पवार मीटिंग बुला रहे हैं, आह्वान किया गया है सभी जिलाध्यक्षों से कि वो आए, शरद पवार का समर्थन करें, और दूसरी तरफ अजित पवार हैं जो सरकार में शामिल हुए हैं, उनके साथ उनके 8 और सहयोगी मंत्री बने हैं और उन्हें पार्टी के पदाधिकारी अब गुलदस्ता भेंट करके ये बता रहे हैं कि उनके समर्थन में एनसीपी के नेता हैं। और शरद पवार से बगावत करने वाले एनसीपी विधायक उदय सामंत ने यह दावा किया है कि शिंदे सरकार के कामकाज को देखकर अजित पवार ने इस सरकार से जुड़ने का फैसला किया। अभी भी शिंदे मंत्रिमंडल में 16 मंत्रियों की जगह खाली है। सवाल है कि क्या एनसीपी के जुड़ने से एकनाथ शिंदे पर कुछ असर होगा? मैं आपको सीधे रूबरू करवाता हूं। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री हैं, अपने आप में कद्दावर नेता हैं एकनाथ शिंदे गुट के उदय सामंत, कोंकण से आते हैं। घटनाक्रम लगभग 1 साल पुरानी याद दिला दी सर आज के घटनाक्रम में। जो एक समूह था, एक संच था, वो हर बार हमको गद्दार बोलता था, खोखे वाले बोलता था। अभी उसको फुल स्टॉप मिल गया, क्योंकि अजीत दादा जैसा एक बड़ा नेता, प्रशासन 2.5 साल में नहीं चला, गतिमान नहीं चला। अभी का सरकार गतिमान है, गतिमान तरीके से काम कर रहा है। उनको सपोर्ट करने के लिए खुद सरकार में आए, वहाँ वो डिप्टी सीएम बन गए। अभी तीनों मिलके अच्छी तरह से महाराष्ट्र का विकास करेंगे। आपको नहीं लगता जहाँ पे पहले ये माना जाता था, ये कहा जाता था एकनाथ शिंदे और फडणवीस सरकार, अब इसमें एनसीपी का नाम ऐड हो, पहले आपके कई नेता होंगे, कई पदाधिकारी होंगे जिनको उम्मीद होगी कब कैबिनेट एक्सपेंड होगा, उनको पद मिलेगा। लेकिन यहाँ तो अब एक और पार्टी आ गई है, तो कितना अनकंफर्टेबल हो रहा है अब आप लोगों के लिए? नहीं, अनकंफर्टेबल होने का कुछ भी सवाल नहीं उठता, क्योंकि हम पार्टी तो है लेकिन एक फैमिली करके काम करते हैं। हमारे फैमिली प्रमुख जो है वो एकनाथ शिंदे साहब है, उनके ऊपर हमारा विश्वास है। और आज 9 मंत्री बनने के बाद भी और 16 मंत्री होना बाकी है। जो हमारे इच्छुक लोग हैं, बीजेपी के इच्छुक लोग हैं, उनको भी वहाँ चांस मिलेगा। तो विपक्ष एक तरफ मोदी सरकार पर हमलावर है, तो वहीं एनडीए के सहयोगी केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने एक चौंकाने वाला बयान दिया। जी न्यूज से खास बातचीत में आठवले बिहार में खेला होने का दावा किया है। इतना ही नहीं, उन्होंने यूपी के एक नेता को लेकर भी बड़ी भविष्यवाणी कर दी है। वैसे आठवले एक कवि हैं, लेकिन उनका ज्योतिष शास्त्र कितना अच्छा साबित होता है, ये देखना दिलचस्प होगा। अजीत पवार ने खुद ने ये निर्णय ले लिया है, उनके एमएलए ने भी ये निर्णय ले लिया है। उसी तरह मुझे लगता है कि जिस तरह पटना में मीटिंग हुई और नीतीश कुमार जी ने सभी विरोधी दलों को, 17-18 पार्टी के नेताओं को वहां बुलाया और नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ नारा दे दिया कि भाई हम उनको हटाएंगे, अगर तुम नरेंद्र मोदी जी को हटाने के लिए आगे जाएंगे तो हम लोग उन लोगों को मिटाएंगे। मतलब हम भी कोई ताकतवर, हम भी आदमी हम लोग है। और इसीलिए मुझे लगता है और बिहार में भी ऐसा हो सकता है, क्योंकि नीतीश कुमार जी ने कभी इधर जाना, कभी उधर जाना, फिर उसको छोड़कर इधर जाना, तो इसी तरह की उनकी भूमिका अल्टी पल्टी वाली रही है। तो बिहार में भी इसी तरह का कोई निर्णय हो सकता है। उसी तरह उत्तर प्रदेश में भी, मतलब हमारे जो चौधरी का नाम जयंत चौधरी जी है, जयंत चौधरी जी विरोधी दल के पटना के मीटिंग में नहीं गए थे, तो शायद वो भी थोड़ा सा अखिलेश पर, समाजवादी पार्टी पर नाराज चल रहे हैं, ऐसा लगता है। वो भी मतलब बीजेपी के साथ, एनडीए के साथ आ सकते हैं।
तो रामदास अठावले ने जो बात बिहार को लेकर कही है, वही बात बिहार से बीजेपी के सांसद सुशील मोदी भी कह रहे हैं। सुशील मोदी ने भी एक ट्वीट करके कहा है कि बिहार में भी एनसीपी जैसी स्थिति बन सकती है। सवाल है कि क्या जिस नीतीश कुमार ने मोदी सरकार के खिलाफ विपक्षी एकता का झंडा उठा रखा है, क्या बिहार में उन्हीं के खिलाफ फूट पड़ेगी? जी न्यूज़।